नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सारा चौहान। विदेश की खबरें आप देख रहे हैं और ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं। और सबसे पहले अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप जो भी स्टेटमेंट देते हैं, जो भी बयान देते हैं, वो दुनिया भर में सुर्खियां बचाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक बार फिर से ऐसा पोस्ट कर दिया है जिससे वो सुर्खियों में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये सेकंड टेन्योर है, दूसरा कार्यकाल है। और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सवाल ये कर रहे हैं कि क्या उन्हें एक और कार्यकाल करना चाहिए। वैसे आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दूसरा कार्यकाल 20 जनवरी 2029 को खत्म हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए आप। आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने की अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद समर्थकों में अटकलें बढ़ गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का 22वां संविधान संशोधन स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए 2 बार से अधिक चुना नहीं जा सकता, चाहे वो कार्यकाल लगातार हो या अलग अलग। इस नियम को 1951 में कानून बनाया गया था ताकि एक व्यक्ति की सत्ता पर 2 कार्यकाल के बाद संतुलन बना रहे। ट्रंप, जिन्होंने पहले 2 बार राष्ट्रपति की शपथ ली है, कानूनी रूप से तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। हालांकि कुछ सलाहकारों ने ये भी सुझाव दिया है कि वह एक बाधा को लागू करने के तरीकों पर विचार कर रहे हैं या अन्य रणनीतियां तलाश रहे हैं, जैसे ही उपराष्ट्रपति पद के जरिए सत्ता में वापसी का कोई रास्ता ढूंढना। लेकिन ये सब संवैधानिक और राजनीतिक रूप से जटिल और कठिन होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि संविधान में बदलाव के लिए कांग्रेस और राज्यों की भारी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जो बेहद कठिन है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ग्रीनलैंड। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्रीनलैंड को लेकर तनाव लगातार देखा जा रहा है। अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी डेनमार्क के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। नेटो के नियम और उसके साथ ही साथ जो 50 साल पुरानी दलीलें हैं, उसके बाद डेनमार्क की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। कैसे, देखिए। ग्रीनलैंड, जो डेनमार्क के अधीन एक अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, वर्तमान में अमेरिका और डेनमार्क के बीच भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में अमेरिकी रुचि जताई है और लंबे समय से चर्चा में रहा है कि इस पर नियंत्रण अमेरिका चाहता है। डेनमार्क पर अमेरिका की दलील है कि नाटो के पुराने सुरक्षा समझौतों के तहत ग्रीनलैंड पर अमेरिका की सैन्य पहुंच है। आज डेनमार्क के लिए समस्याग्रस्त साबित हो रही है, क्योंकि इससे राष्ट्रीय संप्रभुता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये वही पुरानी दलील है जो लगभग 50 साल पुरानी है और अब नाटो के मूलभूत सिद्धांतों, खासकर की सदस्यों की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के बीच टकराव पैदा कर रही है। डेनमार्क के लिए स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इससे नाटो के भीतर विश्वास और साझेदारी मजबूत रखने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। सांकेतिक रूप से अगर विवाद और बढ़ा तो अमेरिका तथा उसके यूरोपीय सहयोगियों के बीच रिश्ते और ज्यादा तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे पर व्यापक असर पड़ सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड की मांग को दोबारा दोहराया। उन्होंने कहा कि हालांकि वो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक तरह से उन्होंने यूरोप को कड़ा संदेश दिया और वहीं दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की संभावना का भी जिक्र किया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच के मंच से ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर फिर जोर दिया कि अमेरिका को ये रणनीतिक क्षेत्र चाहिए, लेकिन उनका संदेश साफ है कि वे इसे हासिल करने के लिए सैन्य ताकत नहीं लगाएंगे। उनकी ओर से कहा गया कि आगे की बातचीत तुरंत शुरू होनी चाहिए और ये केवल बातचीत से ही तय होगा कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा। ट्रंप ने यूरोपीय देशों की विदेश नीतियों और नाटो के योगदान पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यूरोप सही दिशा में नहीं बढ़ रहा है और कुछ मामलों में अपरत हुआ सा दिखता है। उन्होंने दरअसल डेनमार्क को एहसान फरामोश कहा और ये भी दोहराया कि अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रीनलैंड की रक्षा में योगदान दिया था, इसलिए अब इस पर नियंत्रण अमेरिका के हित में है। स्पीच में उन्होंने भारत के साथ व्यापार समझौते यानी कि ट्रेड डील की संभावना के भी संकेत दिए और कहा कि भारत के साथ जल्दी महत्वपूर्ण ट्रेड डील हो सकती है। इससे भारत अमेरिका आर्थिक साझेदारी और वैश्विक बाजारों पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति यूरोप के देशों पर 10% टैरिफ लगाने वाले थे, लेकिन अब ये टैरिफ नहीं लगेगा। जी हाँ, ये टैरिफ 1 फरवरी से लगने वाला था। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि दावोस में उन्होंने नेटो चीफ मार्क रूट से बातचीत के बाद ये अहम फैसला लिया है।
ट्रंप ने दावोस में नाटो महासचिव मार्क रुट्टे से बातचीत के बाद बताया कि ग्रीनलैंड सहित आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा पर एक साझा समझौते की रूपरेखा तैयार हो गई है और इसी आधार पर यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित 10% टैरिफ को लागू नहीं किया जाएगा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर ट्रंप और नाटो प्रमुख के बीच हुई बैठक के बाद ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर एक भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, इसलिए वह 1 फरवरी से लागू होने वाले 10% आयात शुल्क को लागू नहीं करेंगे। इससे पहले ट्रंप ने डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य 8 यूरोपीय राष्ट्रों पर ग्रीनलैंड को लेकर अपने प्रस्ताव का समर्थन न करने पर टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि ये समझौता अमेरिका और नाटो देशों दोनों के हित में होगा और आगे गोल्डन डोम जैसे मुद्दों पर बातचीत जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अमेरिका के दबदबे वाली वैश्विक व्यवस्था पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुराना सिस्टम अब वापस नहीं आएगा और अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा अमेरिका के रहमो करम पर जिंदा नहीं। रिपोर्ट देखिए। विश्व आर्थिक मंच दावोस में कनाडा के प्रधानमंत्री ने मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को लेकर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दबदबे पर आधारित पुराना अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम अब खत्म हो चुका है और वो दोबारा लौटने वाला नहीं है। कनाडाई पीएम ने आरोप लगाया कि अमेरिका अपने आर्थिक हितों के लिए टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, जिससे मुक्त व्यापार और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां मिडिल पावर देशों को एकजुट होकर अपने हितों की रक्षा करनी होगी। कनाडाई प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका लगातार यूरोप, कनाडा और अन्य सहयोगी देशों पर टैरिफ बढ़ाने या उसकी धमकी देने की रणनीति अपना रहा है। पीएम ने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका केंद्रित व्यापार व्यवस्था की जगह अब नई बहुध्रुवीय वैश्विक आर्थिक व्यवस्था उभर रही है, जहां देशों को आत्मनिर्भरता और वैकल्पिक साझेदारियों पर ध्यान देना होगा। उनके मुताबिक वैश्विक स्थिरता किसी एक देश के फैसलों पर निर्भर नहीं कर सकती। आगे बढ़ते ही अमेरिका आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर हो चुका है। अमेरिकी स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि अब अमेरिका की कोई योजना नहीं है WHO का हिस्सा बनने की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर 2025 में WHO से बाहर निकलने का निर्णय लिया था, जिसे 1 वर्ष पहले सूचित करना आवश्यक था। हालांकि नियमों के अनुसार बाहर निकलने से पहले संगठन को बकाया फीस देने की शर्त है, लेकिन अमेरिका इसे चुकाने से इनकार कर रहा है, जिस पर WHO के अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों ने आपत्ति जाहिर की है। अमेरिका अब WHO की प्रमुख बैठकों, तकनीकी समूहों और नेतृत्व निकायों में भाग नहीं लेगा और अपने कर्मचारियों को जिनेवा तथा विश्व भर के कार्यालयों से वापस बुला लिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि WHO का सबसे बड़ा दाता देश होने के कारण अमेरिका के निर्णय से महामारी निगरानी, टीकाकरण कार्यक्रम और वैश्विक रोग नियंत्रण प्रयासों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। WHO अब वित्तीय अंतर को भरने के लिए अन्य देशों की ओर देख रहा है। और अब बात करते हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ की। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने 2022 के एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि भारत में हर साल 17 लाख लोग प्रदूषण की वजह से मर जाते हैं। जी हाँ, 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से होती है और ये कुल मौतों का 18% है। भारत में हर साल लगभग 17 लाख लोगों की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। इससे देश को लगभग 30 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है, जो भारत के आर्थिक विकास और जन स्वास्थ्य के लिए टैरिफ से भी बड़ा खतरा बन चुका है। ये चेतावनी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और पूर्व IMF चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2026 दावोस में दी। उन्होंने कहा कि जबकि नीतिगत बहस में आमतौर पर व्यापार और टैरिफ से ज्यादा ध्यान जाता है, लेकिन प्रदूषण की समस्या न केवल प्रत्यक्ष रूप से 17 लाख मौतों और स्वास्थ्य व्यय को बढ़ा रही है, बल्कि इससे उत्पादकता गिर रही है, विदेशी निवेश प्रभावित हो रहा है और दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि कमजोर पड़ रही है। इसलिए इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर स्वीकार कर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
और अब मैं आपको ले चलूंगी अमेरिका के मिनेसोटा स्टेट, जहां पर आइस एजेंट्स लगातार अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को निशाना बना रहे हैं और उनको अरेस्ट करके डिटेंशन सेंटर भेज रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जो सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल यहाँ पर आइस एजेंट्स ने एक 5 साल के बच्चे को अरेस्ट किया। जी हाँ, चलती गाड़ी से उतारा, उसके बाद उस बच्चे को घर लेकर गए और ये पता किया कि घर पर कोई है या नहीं। वहां पर मिलते हैं उस बच्चे के पिता। उसके बाद 5 साल के उस बच्चे लियाम कोनेजो को और उसके साथ ही साथ उनके फादर को टेक्सास के डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। ये घटना मंगलवार दोपहर उस समय हुई जब लियाम अपने पिता के साथ घर लौट रहा था। स्कूल के सुपरिटेंडेंट जेना टेनविक ने बताया कि एजेंटों ने बच्चे को गाड़ी से बाहर निकालकर उसे दरवाजों तक ले जाकर खटखटाने को कहा ताकि पता लगाया जा सके कि घर के अंदर कोई और व्यक्ति तो नहीं है, जिसे कई लोगों ने चारा का इस्तेमाल बताया। परिवार के वकील ने कहा कि लियाम और उसके पिता की शरण मामले की सुनवाई चल रही थी और उन पर विदेशी अपराधी जैसे आरोप नहीं थे। स्थानीय नेताओं और मानवाधिकार समूह ने इस कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है, जबकि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग का कहना है कि एजेंट सब बच्चे को निशाना नहीं बना रहे थे और पिता के भागने के बाद बच्चे की सुरक्षा के लिए एजेंट उसके साथ रहे। स्थानीय समुदाय ने इस घटना का विरोध करते हुए कहा कि इससे बच्चों में डर का माहौल बन रहा है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अगर पैसा खत्म हो जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच की जो वॉर चल रही है, जंग चल रही है, ये खत्म हो सकती है। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ये बात स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कही। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बोलते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस आज भी तेल निर्यात के जरिए अरबों डॉलर कमा रहा है और उसी पैसे से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से अपील की है कि वे रूसी तेल टैंकरों पर सख्त प्रतिबंध लगाएं और समुद्री रास्तों से हो रहे सप्लाई को रोकें। उन्होंने कहा कि पुतिन की ताकत हथियारों में नहीं बल्कि पैसे में है। अगर वह पैसा खत्म हो गया तो युद्ध जारी रखना संभव नहीं होगा। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि आधे अधूरे प्रतिबंधों से रूस को फायदा मिल रहा है और अब यूरोप को अमेरिका की तरह ठोस कार्रवाई करनी होगी। ज़ेलेंस्की के इस बयान के बाद यूरोप में रूस पर नए प्रतिबंधों को लेकर बहस तेज हो गई है। वहीं मॉस्को ने इन आरोपों को खारिज किया है। और अब बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की। उन्होंने बड़े ही तामझाम के साथ एक पिज्जा हट स्टोर का उद्घाटन कर दिया। बाद में पता चला जिस पिज्जा हट स्टोर का उन्होंने उद्घाटन किया वो तो मूल कंपनी से संबंधित है ही नहीं और इसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सियालकोट कैंट में एक पिज्जा हट स्टोर का उद्घाटन करते देखे गए, जहां उन्होंने फीता काटा और तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन जल्द ही ये समारोह विवाद में बदल गया। पिज्जा हट पाकिस्तान ने आधिकारिक बयान में स्पष्ट किया कि आउटलेट उनकी कंपनी का कोई अधिकृत स्टोर नहीं है और इसका उनके ट्रेडमार्क, नाम या ब्रांड से कोई संबंध नहीं है। यह आउटलेट अंतर्राष्ट्रीय पिज्जा हट रेसिपी, गुणवत्ता या सुरक्षा मानकों का पालन भी नहीं कर रहा था। कंपनी ने कहा कि उन्होंने अपने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को रोकने के लिए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो गई है और नेटिजन्स ने इस पर तीखा मजाक भी उड़ाया है। कईयों ने रक्षा मंत्री की जांच सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठाए और उन्हें जमकर ट्रोल किया। और अब मैं आपको लिए चलती हूँ जर्मनी। जर्मनी में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने हाल ही में जर्मनी का दौरा किया। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और साथ ही कई बड़े शहरों में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए, जिसे कवर किया हमारे सहयोगी विवेक रूसिया सुकून ने। उन्होंने खास तौर पर गुरु श्री श्री रविशंकर से खास बातचीत भी की है। देखिए। युद्ध, तनाव और तेज होती जिंदगी के इस दौर में आज जहां सारी दुनिया मानसिक तनाव से गुजर रही है, अवसादग्रस्त हो रही है और अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित है, आज के इस दौर में जब यूरोप युद्ध के मुहाने पर विगत कई वर्षों से खड़ा हुआ है, जर्मनी के डुसेल्डॉर्फ शहर में एक बहुत ही स्पष्ट संदेश गूंज रहा है और वह संदेश है शांति का, आंतरिक शांति का, अपने अंतर्मन में झांकने का और विश्व बंधुत्व का। इस संदेश को आज यहाँ लेकर आए हैं भारत के विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। नमस्कार।
मेरा नाम है विवेक रूसिया सुकून और आप देख रहे हैं हिंदी खबर जर्मनी। गुरुदेव, आप ऐसे समय में जर्मनी आए हैं जब यूरोप युद्ध के मुहाने पर है और मानसिक तनाव एवं सामाजिक ध्रुवीकरण से गुजर रहा है। आपके अनुसार आज के यूरोप को सबसे अधिक किस प्रकार की आंतरिक शांति की आवश्यकता है? देखिए, ये 4 साल से यहाँ 2 युद्ध चलता रहा और इन युद्ध के बीच में लोगों के मन की स्थिति बिगड़ता जा रहा है दिन ब दिन, और आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है। अंदरूनी तनाव भी यहाँ बढ़ रहा है, ताकि यहाँ बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं अफ्रीकन देशों में से। इनकी जो सांस्कृतिक मुठभेद भी यहाँ बहुत जोर से शुरू हुआ। पहले इतना नहीं था तनाव, सामाजिक तनाव आजकल जर्मनी में और यूरोप में बहुत बढ़ता जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इनको अपने आप को संभालना है, धैर्य रखना है, सब्र करना है। तो ध्यान, योग और अध्यात्म का जो बातें हैं ये बहुत इनके लिए मायने रखती है, और इससे लोग बहुत प्रभावित भी हुए हैं, लाभान्वित भी हुए हैं। अभी यूक्रेन में हाल ही में 8,000 से अधिक हमारे जो वहाँ के सैनिक जो है, यूक्रेन के सैनिक, इन लोगों ने सुदर्शन क्रिया करी, ध्यान कर रहे हैं युद्ध प्रांगण में, और उनकी जो आत्मबल जो बढ़ा है, हौसला जो बढ़ी है, वो बहुत देखने वाली, वो बहुत ही एक क्या कहें कि इस परिस्थिति में वो लोग अपने आप को संभाल पा रहे हैं। ये अपना ये जो ज्ञान के लिए एक निदर्शन बन गया, ताकि हमारे जो ज्ञान जो है वो सिर्फ शहरों में ही नहीं, युद्ध प्रांगण में भी ये बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो अगर हम इसी के बारे में बात करें तो आपकी संस्था ने यूक्रेन युद्ध के दौरान सैनिकों और नागरिकों के साथ सीधे काम किया। युद्ध जैसी चरम परिस्थितियों में ध्यान और श्वास तकनीकें, ब्रीदिंग टेक्निक, कैसे जीवन रक्षक बन सकती हैं? ये कैसे, ये नहीं पता है, वह होता तो है। वैज्ञानिकों ने काफी इस पर शोध करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, 192 देश एक साथ आकर के विश्व ध्यान दिवस घोषित किया। इसका मतलब इन लोगों ने खूब इसमें अध्ययन तो किया है, इसका लाभ तो पूरा विदित है। हमारे देश में तो संस्कृति में रहा ही है, जैन परंपरा हो, बौद्ध परंपरा हो, सनातन हिंदू धर्म परंपरा में तो ध्यान सदियों से चलता आया है। मगर इन देशों में ध्यान का कोई गंध भी नहीं था। वहां पर इन लोगों ने ध्यान को इतना प्रमुखता दी ना, इसका मतलब ध्यान के बारे में लोगों ने काफी सीखा है, देखा है, और वैज्ञानिक तौर पे इन पर अध्ययन भी किया। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में मानसिक स्वास्थ्य को भी सैन्य रणनीति का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? समाज स्वस्थ रहने के लिए जब कोई कदम लेते हैं, उसमें मानसिक स्वास्थ्य भी आ ही जाता है, आना भी चाहिए। अभी तक सिर्फ दवाओं से हम लोग सोचते थे कि लोगों का स्वास्थ्य रखेंगे, और स्वास्थ्य का परिभाषा भी इतना ही सीमित था कि बीमारियों से लोगों को बचाओ, वैक्सीन दो, और बीमार हो जाए तो उनको दवा दो। बस स्वास्थ्य एक सकारात्मक कदम है, इस पर कभी कोई विचार नहीं कर रहे थे। अभी कुछ सालों से, करीब करीब 1 सदी से लोग इस चीज को मान्यता दे रहे हैं। अब विश्व आरोग्य संस्था जो है, विश्व स्वास्थ्य संस्था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद कहा है, 4 स्वास्थ्य का 4 अंग है। एक तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और आध्यात्मिक भी जोड़ा है। तो आपका जर्मनी से बहुत पुराना और गहरा संबंध रहा है, आप समय समय पर जर्मनी आते रहे हैं।
क्या आपको जर्मन समाज में कोई परिवर्तन दिख रहा है कि आज ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास को क्या जर्मन सोसाइटी पहले से ज़्यादा स्वीकार कर रही है? हाँ, पहले भी यहाँ स्वीकृति थी कि जर्मन लोग जो है, जो भी नई बात है उसको तलाशते हैं, उसको अच्छे से परखते हैं, फिर अपनाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो देखते हैं। जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इनके सामने पेश होता है, वो लाभदायक उनको लगता है, तो वो तुरंत उसको अमल करते हैं। ये करते आए हैं और ये लोग यहाँ जानते भी हैं, ये किसी अपनी संस्कृति से टकराव नहीं है और ये बड़े खुले दिमाग के रहे हैं। हमारे साथ हैं मिस्टर यान, जो कि सस्टेनेबिलिटी मैनेजर हैं और आप आर्ट्स ऑफ लिविंग जर्मनी से जुड़े हुए हैं। सो मिस्टर यान, what inspired you to become a volunteer for Arts of Living? So first of all, it's Guru Dev's mission to fight for a stress-free and violence-free society, the focus on the peace of the mind, the focus on our inner selves. I think these are the tools which are much needed in our challenging world. Okay. So are you also practicing by yourself the meditation and all? Yes. I've always practiced Sudarshan Kriya, Sahaj Samadhi meditation for many years now. Okay. For how long are you practicing these things? We have Sadia, Miss Sadia with us. She's from Germany and she is a professional model. So, hello Miss Sadia. Welcome to Hindi Khabar. I have two very quick questions. What brought you here to this session and what you are taking with you from this session? So what brought me here was that I wanted to experience the atmosphere and the wisdom of Rudy Shankar and also take inspiration from the event and himself. And I think that's exactly what I took. दुनिया जहाँ शोर बहुत है और शांति कम, शायद आज की दुनिया में ध्यान और संवाद ही दो ऐसी चीजें हैं जिनकी सभी को सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और इसी ध्यान और संवाद का संदेश लेकर आज यहाँ आए हैं भारत के शांति दूत श्री श्री रविशंकर, जो ना ही सिर्फ अलग अलग मंचों पर, चाहे वह यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पर अपनी शांति और वसुधैव कुटुंबकम की बात रखते रहे हैं, बल्कि जनमानस के बीच में पहुंचकर भी उनको अपने अंतर्मन में झांकने के रास्ते बताते रहे हैं। तो आज के सेशन में यहाँ लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने गुरुदेव श्री रविशंकर का सानिध्य प्राप्त किया और उनके साथ बैठकर अपने अंतर्मन में झांका, मेडिटेशन किया। जर्मनी से हिंदी खबर के लिए विवेक रूसिया सुकून की रिपोर्ट। धन्यवाद। आप देख रहे थे विदेश की खबरें। ह्यूस्टन से लाइव बुलेटिन में बस इतना ही। अगले शनिवार ठीक 5 बजे आपसे हो जाएगी मुलाकात। दुनिया भर की तमाम खबरें लेकर एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक आप रखें अपना ख्याल और देखते रहें हिंदी खबर। नमस्कार।